हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आई बटन में वहाँ पे देखिए, जिसके बारे में हमने ओवरऑल डिस्कशन किया था। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन को आप 8 महीने में कैसे जो है क्रैक कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर जंप किया आपने तो पहले वाली वीडियो देखिए। अगर पहले वाली वीडियो आपने ऑलरेडी देख रखी है तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है सीएपीएफ एसी 2023 एग्जामिनेशन सेल्फ स्टडी प्लान। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के बारे में विद पीवाईक्यूज और विद सोर्स। दोस्तों आज तक बहुत सारे टॉपर्स की आपने वीडियो देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनकी वीडियोज आपने देखी होगी, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोज बहुत कम लोग बनाते हैं। और जिन्होंने बनाई है ये वीडियो जो है देखने के बाद आपको रियलिटी पता चलेगी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक आपको पता ही नहीं है, ठीक है। स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, उसके बाद पीवाईक्यूज के बारे में। ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। बहुत सारे लोगों की मैं देखता हूँ कमियां ये रहती है कि आप वीडियो तो देखना शुरू करते हो बट या तो उसको स्किप कर देते हो या उसको छोड़ के भाग जाते हो। प्लीज़ ये काम इसमें मत करना अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम आपको पता चलेंगी। और अगर आप स्किप करते हो या वीडियो को छोड़ के चले जाते हो तो मे भी आपका कुछ नुकसान हो, क्योंकि एक्जैक्टली चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और 100% गारंटी मैं इस चीज़ की आपको देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद सीपीएफ एग्जाम हो, सीडीएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको दोबारा से जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा और एक ही बार में आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंट होगे कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए आपको डर नहीं लगेगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुक्स के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली जंप करते हैं बुक्स के ऊपर। ये सभी की सभी बुक्स हैं जो जनरली टॉपर्स के द्वारा रिकमेंड की जाती है। बहुत सारे टॉपर्स आपको बोलते हैं कि छठी से लेकर 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस में 11th और 12th क्लास की पढ़ो। बहुत सारे टॉपर्स आपको ये बोलते हैं कि 11th और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, छठी से 10वीं तक क्वेश्चन नहीं आते। जो फेलो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी दूसरे चैनल हैं, वो ये लोग बोलते हैं कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो, छठी से 10वीं का जो भी कंटेंट है वो सारा उन बुक्स के अंदर दिया हुआ है। बट मैं यहाँ पे कुछ प्रूफ्स आपके सामने दिखाऊंगा क्लियरली कि किस तरीके से लोग जो हैं जस्ट उनका एनालिसिस आपके ऊपर थोप देते हैं। अब जो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लो, छठी से 10वीं की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात बोलते हैं। रीजन का मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों ने खुद 11th और 12th को जो रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, स्पेशली उन स्टूडेंट को जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उसके पीछे का ड्रॉबैक ये है दोस्तों, उन्होंने खुद छठी से 10वीं की एनसीईआरटी पहले कई बार पढ़ी होती है। जब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो इजीली उनको सोल्व कर पाते हैं। रीजन बीइंग उन्होंने बहुत बार छठी से 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ी है और 11th 12th की पढ़ी है, उसके बाद वो क्वेश्चन सोल्व होते हैं। लेकिन जो बच्चा डायरेक्टली 11th और 12th क्लास पे जंप करता है, बहुत सारी चीज़ें उनकी मिस हो जाती है जो छठी से 10वीं की एनसीईआरटी में दी होती है। विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी राइट नाउ मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली कर देना चाहता हूँ, जितने भी रिपीटर्स हैं, ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से करा है, पहले छठी से 10वीं की एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अर्थ के मोशन के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, टाइम जोन का कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये सब आपको पता है तो आप जो है 11th और 12th के एनसीईआरटी पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता मोशन ऑफ अर्थ क्या होता है, सीजन ऑफ अर्थ क्या होता है, क्या सीजन फॉर्मेशन होता है अर्थ का, उसके बाद आपका लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, टाइम जोन क्या होता है, टाइम जोन के ऊपर क्वेश्चन आपके आते हैं, लंदन में इस टाइम पे 12 बज रहे हैं, इंडिया में कितने बजेंगे फलाने लैटिट्यूड के ऊपर या लॉन्गिट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको छठी से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स जो हैं वो डेफिनेटली कम आएंगे। रीजन बीइंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 11th और 12th क्लास में नहीं दी हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको बताया, अगर आप रिपीटर्स हैं, जो कुछ कोर बेसिक्स मैंने आपको बताया वो अगर आपको आते हैं तो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, एक नोवोक हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है एग्जाम के बारे में, कोई आइडिया नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो है मैंडेटरी है छठी से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, सभी बुक्स का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। छोड़ना तो बुक कि भाई हम ये बुक छोड़ देंगे, सिलेबस ओवरलैप कर रहा हो, बात की बातें हैं। पहले आपको बुक्स के सभी नाम पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ये आपकी सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक है 6th क्लास की, जिसका नाम है अर्थ आवर हैबिटेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो बिगिनर्स है बिल्कुल, जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली जो बुक आपकी है 7th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बुक। देन आपकी आती है थर्ड बुक जिसका नाम है सोशल, जस्ट अ सेकंड। देन ये थर्ड वाली बुक है जिसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो है आपका
बुक का नाम है। और ये वाली बुक जो है 8th क्लास के एनसीईआरटी है। देन आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी आती है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। ये जो एनसीईआरटी है इंडिया के बेसिस के ऊपर है, जिसमें आपकी फिजियोग्राफी इंडिया की क्या है, लोकेशन क्या है आपकी। उसके बाद इसी के अंदर जो है आपकी 9th क्लास का जो पहला पार्ट है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, इसी में आपका ड्रेनेज सिस्टम आपका आएगा, ठीक है, सॉइल कौन कौन सी ये सब चीज़ें आती हैं। फिर 10वीं क्लास के एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। इसके अंदर आपके मिनरल रिसोर्स, पॉपुलेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड वगैरह सब आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, बहुत सारे टॉपर आपको ये बोलेंगे कि 11वीं और 12वीं की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, उसी के अंदर आपका जो पीछे का सारा सिलेबस है वो कवर हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पर थोड़ा सा डिफर करता हूँ, उसका रीजन आपको बताता हूँ, ठीक है। जो ये वाली एनसीईआरटी है आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, ये वाली एनसीईआरटी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये दोनों एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 11th वाली एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, वो आपको 9th वाली एनसीईआरटी से ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद जो 10th वाली जो एनसीईआरटी है इसका सिलेबस ओवरलैप करता है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से। इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारा सिलेबस आपको कॉमन दोनों के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके आती है 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी। दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट बुक यू विल एवर हैड रेड इन योर लाइफ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर कोई तुक्केबाजी वाली बात कुछ नहीं चलेगी, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, ठीक है, तो ही आप जो है इस पर्टिकुलर बुक से जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उनको सोल्व कर पाओगे। बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के जो है क्वेश्चन सोल्व आपके नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक। ये जो है वर्ल्ड के ज्योग्राफी के बारे में इसमें बात होती है, ट्रेड वगैरह कैसा, कम्युनिकेशन, लोग कहाँ कहाँ पे क्या क्या रहते हैं, उन सब के बारे में जो है यहाँ पे बात होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी के अंदर अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, ठीक है। कोई भी आपका एग्जाम होता है, कोई भी आप एग्जाम उठाओ, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, ईपीएफ एग्जाम, एनी एग्जाम, इवन स्टेट पीसीएस ऑल्सो, ठीक है। इन सभी के अंदर पूरी ज्योग्राफी जो है आपका कॉम्पिटिशन के हिसाब से 200 से 250 जो है आपके टॉपिक्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। 200 से 250 टॉपिक्स। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा कि ये टॉपिक्स कौन से क्या होते हैं, ठीक है, वही मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक है एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक के यहाँ पे बारे में बात कर रहा हूँ। एक टॉपिक है जिसका नाम है सोलर सिस्टम, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम आपका मेन टॉपिक हो गया। इसके आगे फिर फर्दर जो है सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। कैसे फर्दर सब टॉपिक, जैसे पहला इसका सब टॉपिक है सन एंड प्लेनेट, जिसमें हम सन के बारे में और प्लेनेट्स के नाम वगैरह इनके बारे में बात करते हैं। फिर इसी के अंदर आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है आपका इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। फिर है आपका टेरेस्ट्रियल प्लेनेट एंड जोवियन प्लेनेट। फिर है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट। फिर आपका मीटियोर एंड मीटियोराइट्स। और फिर आपका फैक्ट अबाउट सन एंड प्लेनेट, किसके कितने आपके जो है मून है, कितने सैटेलाइट वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। तो एक टॉपिक हुआ आपका सोलर सिस्टम। तो ये जो है इस तरीके के आपके 200 से 250 टॉपिक बनते हैं टोटल, ठीक है। अब आपको डर लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, कवर कैसे होगा। बिलीव मी दोस्तों, एक बार आप अच्छे से कर लो पढ़ाई अपनी, उसके बाद जिंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये बोलता हूँ, रट्टा मार के आप जो है ज्यादा दिनों तक उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं रख सकते हो, याद नहीं रखोगे, पेपर में भूल जाओगे। कंसेप्ट के वे से अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं श्योर आपको करके दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं। जैसे सीएपीएफ 2012 के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया है, एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये सोलर सिस्टम जब आप टॉपिक पढ़ लोगे इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लेनेट। ये सीएपीएफ 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में हर उसमें आए हुए हैं आपके, सीडीएस के भी आए हैं, एनडीए के में भी है, सीआईएसएफ वाले में भी है, सिविल सर्विस में भी है। पहले आते थे, अब सिविल का लेवल थोड़ा बढ़ गया है तो अब ये क्वेश्चन जनरली इस तरीके से नहीं पूछते हैं, बट ये हाल फिलहाल के क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है। तो आप देखो इनर प्लेनेट है, ये आपका आ गया सब टॉपिक इनर प्लेनेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में पूछा है, तो ये आ गया सब टॉपिक एस्टेरॉयड बेल्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो 200 से 250 टॉपिक मैंने आपके लिखे हैं ना, ये वाले जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं 200 से 250, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यूपीएससी जब पेपर बनाता है तो क्या करता है यूपीएससी, जनरली यूपीएससी ये करेगा, आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके क्या आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ आइडियल केस में कि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन यूपीएससी देगा, तो ये जो 20 क्वेश्चन का जो सोर्स है वो ये 200 से 250 टॉपिक ही है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर दे दिया, जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है। एक क्वेश्चन ओशन करंट के ऊपर दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ड्रेनेज के ऊपर देगा, एक क्वेश्चन इंडिया की फिजियोग्राफी पे दे देगा, एक क्वेश्चन आपका सॉइल के ऊपर देगा, एक क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट के ऊपर देगा। इस तरीके से इन 200 से 250 टॉपिक के बीच से ही आपके रैंडमली कोई भी 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, और यही पैटर्न हर एग्जाम के अंदर फॉलो होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आंख मीच के ये 200 से 250 टॉपिक जो है बिल्कुल मजबूती से जो है इनको तैयार करना है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात आती है कि 200 से 250 टॉपिक मिलेंगे कहाँ पे आपको,
इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर पूरा का पूरा जो है टॉपिक की लिस्ट भी आपको दूंगा। डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको स्टडी फंडा पे हो आप। ठीक है, आप 100% जो है बिलीव कर सकते हो हमारी बात पे जो भी, और मैं पूरे फैक्ट और फिगर के साथ बात करता हूँ दोस्तों, हवा में कोई बात करने की मुझे कोई आदत नहीं है। ठीक है, अब ये जो 200 से 250 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनमें भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, रैंडमली कोई बुक में देखने को मिलेंगे, जैसे लूसेंट वाली बुक है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, सोनोरन इज अ सीएपी 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, डेजर्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सीजनल विंड ऑफ फ्रांस, कैश क्रॉप ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन, ट्राइब्स इन द साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आप एनसीईआरटी में जाकर ढूंढो, आपको मिलेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आते हैं, बट बिलीव मी दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पे आपको मिलेगा, इसके ऊपर हमने एक सीरीज बना रखी है। ठीक है, स्टडी फंडा मैपिंग के नाम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 40 लेक्चर की एक सीरीज है। बिलीव में दोस्तों, वो वाली सीरीज आप देख लो, आप इतना प्यार करोगे स्टडी फंडा को, इसकी कोई हद नहीं है। ये वाला लेक्चर नंबर 8 है यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसमें जाके आप देखो, जस्ट अ सेकेंड, उसके अंदर आप जाके देखोगे तो ये आपका दिया हुआ है सोनोरन डेजर्ट। ये प्रॉपर वीडियो पूरी डेजर्ट के ऊपर ही है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में कुछ डेजर्ट्स के नाम आपके दिए हुए हैं। आई थिंक 7th वाली जो एनसीईआरटी है, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, उसके अंदर आप लास्ट में जाके देखोगे लीबिया विबिया इनके बारे में, सहारा डेजर्ट के बारे में दिया हुआ है, बट सोनोरन डेजर्ट के बारे में कहीं नहीं दिया। और ऐसा हो सकता है कि इस बार सोनोरन पूछ लिया, अगली बार मोजाव पूछ लेंगे, उससे अगली बार आपका गिब्सन डेजर्ट पूछ लेंगे, ग्रेट विक्टोरिया पूछ लेंगे। टॉपिक है आपका ये 200-250 में से एक टॉपिक है डेजर्ट का। ठीक है, उसमें से कुछ भी नाम आ सकता है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना। राइट, तो ये चीज़ है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद फिर यूपीएससी की गूगली आ जाती है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी है, बट इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, ये आप देखोगे आपको ये लगेगा कि यार ये कहाँ से पूछ दिया। आप इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 जगह मिलेगा आपको। पहला मिलेगा आपको गूगल तो देखो बाप है, वहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, आप जाके लिखो ठीक है, लेक ग्रेट बीटर, तो आपको सब पता चल जाएगा। राइट, लेकिन ये क्वेश्चन आप हैरान रह जाओगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एनालिसिस मैं 6 साल से जो है इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ बच्चों को, मोर देन 1000-2000 बच्चों का हमने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया, इवन उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये तो एनसीईआरटी से बाहर का है, लेकिन बिलीव मी गाइस, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए 12th क्लास की एनसीईआरटी है दोस्तों। एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पेज नंबर 74 के ऊपर पहुंच जाना आराम से। ठीक है, ये वाली जो एनसीईआरटी का पेज है 74 नंबर, उसके अंदर एक डायग्राम दिया है सुएज कनाल का। ठीक है, यहाँ पे सुएज कनाल आपको देखने को मिलेगी, पनामा कनाल आपको देखने को मिलेगी। यहीं पे ये जो डायग्राम दिया ना, ये वाला, इसी को जूम करके देखना पेज के अंदर जाके, यहाँ पे आपका दिया होगा ग्रेट बीटर लेक। ठीक है, इस तरीके की लेवल के अगर आपकी प्रिपरेशन है, कोई नंबर नहीं काट सकता आपका। बट बिलीव मी दोस्तों, इतने डेप्थ लेवल पे जो है आपको नॉलेज एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगा, बट चीज़ें आपके सामने हैं, क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ आना आपकी बुक से ही है। बट फिर भी अगर आप क्वेश्चन नहीं सोल्व करके आ पाओगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की यूपीएससी जो है गूगली कुछ डालेगा तो वो क्वेश्चन जो है, अगर हमारे जो स्टूडेंट उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सब एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी किया है, कहाँ से क्या क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको देखना है तो इतने लेवल पे जाके जो है आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 2 नंबर की वैल्यू वो जानता है जो 1 नंबर से मेरिट आउट हुआ है या 2 नंबर से मेरिट आउट हुआ है। राइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो सारा सिलेबस तो आपका जो है 11th और 12th वाली में दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं आपके 9th क्लास का, जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेबस ओवरलैप करता है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्लियरली आपको मैं जो प्रूफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी आपकी दोस्तों, पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसके बाद ये इंडिया लोकेशन के नाम से जो है 11th वाली इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर आप जाके मिलाना, आपके सामने सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें जो है ओवरलैप है, नो डाउट, स्टेट्स हैं, मैप है, वो सब ओवरलैप है, नो डाउट, बट कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो 9th क्लास में दिए हैं, 11th में नहीं दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो लैटिट्यूड आपके दिए हैं, लॉन्गिट्यूड दिए हैं, ये 2 चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ 11th और 12th की पढ़ लो, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इन चीज़ों को। ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th पे जा रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है, 6ठी से 10वीं तक ऑलरेडी पढ़ा है। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वही पढ़िए, क्योंकि
2-3 बार एग्जाम देने के बाद आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है, बट जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं प्लीज़ इन तरीके की एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, आगे और भी प्रूफ आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़े, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर हम मेहनत करें तो कैसा रहेगा, चलिए इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ऐसे हमने 2 इमेज बनाई है सिर्फ, ठीक है, 9th क्लास का पहला चैप्टर और 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। कंप्लीट आप देखोगे ऑलमोस्ट 10-12 पेज में होगा पूरे दोनों चैप्टर मिला के, क्योंकि आधा सिलेबस ओवरलैप तो करता ही है, तो इस वजह से जो है कंटेंट दोनों का सेम बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो उन दोनों बुक के अंदर भी नहीं दी हुई। ठीक है, लेकिन हमने एनालिसिस किया है ऑलमोस्ट मोर देन 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन का, जो CDS, CAPF, NDA, CISF इतने पेपर्स का एनालिसिस किया, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस के ओवर थ्रू हम हुए हैं, तो उसका हमें एक रफ आइडिया ये है कि कंटेंट इससे बियॉन्ड अगर कुछ आता है तो वो क्या कंटेंट आ सकता है और वो कैसे जो है इंक्लूड करना है हमें कोर्स के अंदर। ठीक है, ये देखिए इमेज है आपकी, इस इमेज में आपको क्लियरली सब कुछ चीज़ें दिखाई देंगे। अब जो दिक्कत क्या है ना, एनसीईआरटी में कुछ इमेजेस वगैरह जो दिए है ना, तो वो इतनी साफ होती हैं, दूसरा देखने में भी आधी चीज़ें मिसिंग लगती है उसमें कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये इमेज देखो, इसमें आपके क्लियरली नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट आपका कितना है, ईस्ट से वेस्ट आपका कितना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ईस्टर्न पॉइंट है, ये वाली चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन दिस थिंग विल हेल्प यू इन स्टेट PCS एग्जाम एज वेल एज इन योर SSC एग्जाम्स ऑल्सो। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, जैसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो क्या है, किबुथु है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, गुहार मोटी है गुजरात के अंदर। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल है, नॉर्दर्न पॉइंट जो है इसके नाम से जाना जाता है, और साउथ में आपकी कन्याकुमारी है। इसके बाद अलावा इसके और भी फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसा कि एरिया ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड का 2.4% है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया पड़ता है, नेबरिंग कंट्री 9 है, 7 ओवरलैंड है, 2 वाटर वाली है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास करता है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5 स्टेट से पास करता है। ये वो फैक्ट हैं जो आपके स्टेट PCS में भी काम आएंगे और UPSC एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। ये वाला डायग्राम देखिए दोस्तों, इन 2 डायग्राम के बेस पे आपका पूरा चैप्टर, बिल्कुल इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा नाम बदल देना दोनों इमेजेस पढ़ने के बाद अगर आपका एक भी क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से बाहर आ जाए तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें हमने टोटल आपकी कोस्ट लाइन के बारे में बात की है, इसमें हमने आपके लैंड बॉर्डर्स के बारे में बात की है। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है गुजरात की है, क्वेश्चन आया हुआ आपका ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टिजियस जोन क्या होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है, यहाँ पे सब चीज़ें हमने दी हुई है। इनमें एक्स्ट्रा क्या आपको देखने को मिलेगा और कैसे आपकी हेल्प करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, India's territorial limit extend towards sea up to, options are 10 nautical mile, 12, 14 and 15। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उन्होंने उठा के दिया, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे, आपने ध्यान दिया हो तो इधर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, जस्ट अ सेकंड, ये पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, लाइन लिखी है यहाँ पे, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल अबाउट 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। और एक ये टेबल दी हुई है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू अलग अलग दी हुई है इस तरीके से इसमें। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से आ गया, अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, राइट, दोनों UPSC एग्जाम में नहीं बनाए हैं क्वेश्चन, CDS के ही क्वेश्चन है दोनों। एक ऑप्शन दे दिए 50-60 फीट, 5280, 6060 और 6080, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे आप पकड़े जाओगे दोस्तों। ठीक है, अब UPSC ने जो क्वेश्चन बनाया है ये इस हिसाब से बनाया है कि ऑब्वियसली उनको ये एक्सपेक्टेड थोड़ी ना कि आपने एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा होगा, राइट, बट ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। आपने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, ये क्वेश्चन आप वैल्यूज को सोल्व नहीं कर पाओगे, बट हमने जो है ओवर द ईयर ऑलमोस्ट मोर देन 3 से 4000 UPSC के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है इन डेप्थ, हर टॉपिक के बारे में। ऐसा नहीं सिर्फ ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स सब के बारे में। ठीक है, उसी बेसिस पे हम कुछ स्मार्ट वर्क जो है हम कर रहे हैं ताकि आपका बर्डन जो है घटाया जा सके। उसी बेसिस पे हमने 2 फोटो तैयार किए हैं, कि ये वाला एक इससे पिछले वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, इन फीट इट इज 6076 फीट, और इन इंचज 72,960 फीट। अब कितना ये क्वेश्चन अगर सेम CAPF में आ गया तो आपका क्या हाल होगा, क्योंकि आपको तो पता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स होता है, बट ये तो फिट में पूछ दिया, तो वो कन्वर्जन तो आपको याद नहीं रहेगा ना, बट यहाँ पे हमने कंटेंट डाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ये वाला अप टू 12 नॉटिकल माइल वाला फैक्ट भी हमने यहाँ पे डाला है। तो सभी इस तरीके से जो है स्मार्ट वे में जो है चीज़ें जो है कंटेंट हम कोर्स के अंदर जो है हमने डाला है अपने। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कोर्स है, मैं यहाँ पे कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। फाउंडेशन बेस्ड स्टडी फंडा का लास्ट जो है 11 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ गो एंड ज्वाइन इट, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको लास्ट में देंगे। प्लीज़ अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये आपका UPSC का सिलेबस। ठीक है, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको CDS में भी हेल्प करेगा, NDA में भी हेल्प करेगा, सिविल सर्विसेज, स्टेट PCS, CAPF हर एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प करेगा। मैं ये बोलता हूँ, ज्योग्राफी की तैयारी, हर सब्जेक्ट की तैयारी, नॉट ओनली ज्योग्राफी, एक बार कर लो,
किसी नोट के पीछे मत भागो, किसी फर्दर इधर उधर मत भागो, छोटी वीडियो जो है आधे में आपको कोई लटका दे उनके पीछे मत भागो। तैयारी करो, एक बार करो। अगर आपको खुद से पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ो दबा के, एक बार पढ़ लो, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। पहले मैं एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूं कि कितना आपका सिलेबस है, उसके बाद इन स्लाइड्स के ऊपर चलेंगे कहां से क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए तो भाई चलिए मैं आपको दिखाता हूं यूपीएससी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो किस तरीके का है। ये जो सिलेबस है आपका, सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी वाली। सबसे पहला चैप्टर है आपका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम वाला, चैप्टर नंबर 2 होगा। पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ज्योग्राफी, इसके अंदर आपका सोलर सिस्टम, सन प्लेनेट वगैरह उसकी स्पेसिफिकेशन आएंगी। इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, ये सब आएगा। एस्टेरॉयड बेल्ट वगैरह सब आएगा, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक जो है ये आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट है। ये चैप्टर वाइज है, जैसे रॉक वाला आप चैप्टर खोलोगे, चैप्टर नंबर 5 है ये। उसके बाद आपका ज्योमॉर्फिक प्रोसेस है, फिर वेरियस लैंडफॉर्म है। तो इस तरीके से करके आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपकी आती है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपका चैप्टर वाइज है। पहला चैप्टर इंडियन लोकेशन वाला, दूसरा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तीसरा ड्रेनेज, चौथा क्लाइमेट, पांचवा नेचुरल वेजिटेशन, छठा है आपका सॉइल वाला, और सातवां है आपका नेचुरल हैजार्ड और डिजास्टर वाला। आपको करना क्या है, जो भी बुक आप पढ़ोगे उसमें ये टॉपिक आपको दिया मिलेगा, फैक्ट अबाउट इंडिया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो वहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में दिया मिलेगा, वो आपको पढ़ना है। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया वो आपको दिए मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे है। टेरिटोरियल लिमिट क्या है इंडिया में सी के अंदर, तो वो सब आपको पढ़ना है। फिर आपकी आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपकी जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का है पहला वाला चैप्टर। दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरीके से पूरी बुक जो है यहाँ तक खत्म हो जाती है। उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से एक बुक है, ये आपकी पूरी की पूरी बुक आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस आपको करना है। सारे के सारे जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं पूरे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से नहीं छोड़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा पूरा सिलेबस ज्योग्राफी का, हर क्लास का मैंने आपको दिखाया है। अब हम पर्टिकुलरली ना एक एक बुक वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका सिलेबस जो है दोस्तों शुरू हो जाता है। ये पूरे टॉपिक जो है मैंने बुक से उठाए हैं, डोंट वरी, कहीं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ डाल दिया है, डोंट वरी, बुक से ही है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी तरफ से मैंने इसमें डाली हैं। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना सारी आपकी, ये वाली, ये पूरा जो है आपका एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो मिसिंग है इसमें से, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि 11th और 12th की पढ़ लो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सेम टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। जब तक आप 6th क्लास के एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद ये रेड कलर में यहाँ पे मैंने मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, रेड कलर में मिसलेनियस टॉपिक का मतलब ये है, इसको आपको पढ़ना तो सीरीज में है, लेकिन ये टॉपिक आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ दोस्तों। कहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा आपको 6ठी क्लास के एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट है आपका मेजर डोमेन ऑफ अर्थ, और नेक्स्ट है आपका मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इतने क्वेश्चन आपके आए हैं, आगे भी आएंगे और हमेशा आते रहेंगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी 11th और 12th के भरोसे बैठोगे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ अर्थ, और ये नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मैं इसमें आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फलाना टॉपिक का ये एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको किस बुक में मिलेंगे, कहाँ से क्या आपको करना और कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है वहां पे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, एस्टेरॉयड बेल्ट और फैक्ट, ये वो। अब क्वेश्चन दिखाता हूं विद प्रूफ में कहां से क्या है और कैसे आपको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है सीपीएफ 2019 का, इनर प्लेनेट के बारे में जो क्वेश्चन है 11th क्लास के एनसीईआरटी में टॉपिक आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका देखो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, इनर प्लेनेट एज दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड, ठीक है। प्लेनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। यहाँ तक तो सब चीजें ठीक है, ठीक है। चलिए ये आ जाइए, एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन, दिख रहा है आपको। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आप देखोगे क्लियरली तो ये दिया हुआ है 6ठी क्लास के एनसीईआरटी के अंदर। थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा ज़्यादा माइंड लगा लोगे, बट मुझे लगता है कि जब तक आपको ये वाला 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से आप नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से आपको समझ में शायद नहीं आएगा, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा बहुत मान लो कि चलो दिया भी है, बट क्लियरली इसका आंसर आपको मिलेगा 6th क्लास के एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे दिया है सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड, द अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट। यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में नहीं बताया कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आउटर और इनर प्लैनेट के बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन एक हुआ जिसमें क्लियरली आपको ये नहीं बताया कि एस्टेरॉयड बेल्ट आपको कहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये आपको मिलेगा 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में। नेक्स्ट चलिए, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा दोस्तों जो आप कितनी भी मेहनत कर लो वो क्वेश्चन आपको 11th क्लास 12th क्लास के एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और ऐसे मोर देन 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे
अगर जो लोग सिर्फ ये बोलते हैं ना कि 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़ लो, बिल्कुल जो फ्रेशर है उनको भी, रिपीटर है उनको भी, मैं ये बोलता हूँ छठी से लेकर 10वीं तक आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे मात खा जाओगे, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत करके आने वाले। क्वेश्चन देखो, इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट देन, सीएपी 2019 का क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस का है। कंसेप्ट अगर आपको पता होगा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अगर आप सोचो सीधा कर दोगे, सोल्व नहीं हो सकता अगर आपको नहीं पता है। दूसरा है, अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इनटू, ये वाला भी जो है आपका टॉपिक उसी उससे है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिनोमिना, समर सोल्स्टिस इज विंटर वर्निक्स और ऑटम इक्विनॉक्स जो है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे सोल्व नहीं होगा 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ के। नेक्स्ट है आपका ये, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इलेप्टिकल पाथ एंड द सन इज लोकेटेड एट वन फोकस इलिप्स, जो भी क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक भी जो है आपका सिर्फ 11th क्लास की और 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होगा। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, छठी क्लास के एनसीईआरटी है, टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 3 और 4। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का मैंने डाला है, चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ पे सीजन फॉर्मेशन के नाम से है। ये दो चैप्टर जब तक आप नहीं पढ़ोगे ये क्वेश्चन आपके सोल्व नहीं हो सकते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अर्थ के मोशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में चीजें क्यों नहीं डाली है वो समझने की बात है, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज है कि जो एग्जामिनर है उसको ये लगता है, मतलब जो बुक बनाने वाले हैं, कि ये चीजें तो ऑलरेडी हम छठी में ही पढ़ा चुके हैं, तो छठी की चीजें 11th में कराने की क्या जरूरत है। लेकिन यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगा तो ये कह के नहीं बनाएगा कि हम तो 11th और 12th से ही बनाएंगे, कहीं से बना सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो ये चीज़ आप अपने सामने क्लियरली देख लो, जो ये बोलते हैं आपको कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है, छठी की नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। देखो आपके सामने है, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है। मैं सारे नहीं डाल सकता था इस वीडियो में, इसलिए मैंने सिर्फ 4 और 5 क्वेश्चन यहाँ पे डाले, ठीक है। अगला चलो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, इक्वेटोरियल रीजन हैज नो अदर सीजन एक्सेप्ट समर, व्हाट कुड बी द रीजन। अब कंसेप्ट ही नहीं पता तो आपको कैसे करोगे, तुक्का भी नहीं लगेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि ये पूरा फिनोमिनन है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है, उसके बेस पे मोशन कैसे होती है अर्थ की, कितना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में, इंक्लाइन क्यों है, उसके बाद आपका रोटेशन में कितना टाइम लगता है, रोटेशन अगर नहीं होगी तो क्या होगा, अर्थ अगर जो 23.5 डिग्री पे टिल्ट, अगर वो टिल्ट हटा दे तो क्या होगा। ये सब जो है कंसेप्ट है और इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि अंडरस्टैंड अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन सोल्व आपका नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, इसके आपके पास दो सॉल्यूशन है, या तो आप छठी से लेकर 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पूरा बैठ के पढ़ो। जनरली तो मैं यही कहूँगा, अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है छठी से लेकर 12वीं तक। देखो उसमें फिर वही एडवांटेज ये रहता है, जो कोचिंग करते हैं बच्चे, अगर आपका ट्यूटर अच्छा है, अगर आपके ट्यूटर को नॉलेज है किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो आपका बर्डन कम कर सकता है। बट मैंने जनरली यही देखा है कि बर्डन कम नहीं करते, ओवर बढ़ जाता है, ठीक है। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो छठी से लेकर 12वीं तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ो भाई, कहीं रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमने इसका क्या सोल्यूशन अल्टरनेटिव निकाला है, पीडीएफ तो ये सिलेबस का तो सारा है, जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं, खुद पे भरोसा है, टाइम है आपके पास तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा आपका लगेगा, रीजन बीइंग छठी से 12वीं की एनसीईआरटी में आप 2 महीने लगा दोगे दोस्तों, ठीक है। जबकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 8 महीने में आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो थोड़ा स्मार्ट वे से जो है चलना पड़ेगा आपको। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, इस सिलेबस को आप फॉलो कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, बट इस सिलेबस को फॉलो कर लो, आपकी आधी चीज़ें वैसे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। इस वे में जो है पहले इन चैप्टर्स को पढ़ो, उसके बाद फिर ये टॉपिक्स को कवर करो, फिर ये आगे एनसीईआरटी के ही चैप्टर हैं 11th क्लास के, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 99% कवर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसका क्या सोल्यूशन दिया अपने कोर्स के अंदर, हमने पूरे जो है सीरीज एक तैयार की है, ठीक है। उसमें जैसे आपका पहला चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, राइट। दूसरा चैप्टर, अब एनसीईआरटी 11th क्लास के हिसाब से तो आपका दूसरा चैप्टर है इंटीरियर ऑफ अर्थ, लेकिन इंटीरियर ऑफ अर्थ समझने से पहले, अर्थ के अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, क्रस्ट है, उसके बाद बहुत सारी इंटरनल चीजें हैं, वो समझने से पहले आपको अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, कैसे घूमती है, सीजन कैसे बनता है, सन की रेज का क्या इंपैक्ट पड़ता है, डे और नाइट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, ये सब चीजें आपको आगे आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कत करेंगे अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे। तो रीजन बीइंग, जब आप मान लो एटमॉस्फेयर को आप स्टडी करोगे, जब आप मान लो सोलर रेडिएशन को आप स्टडी करोगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे कि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्यों पड़ती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठंडा क्यों रहता है। तो ये पढ़ने के लिए जो है आपको पहले पता होना चाहिए बेसिक्स का। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर टॉपिक, पहले इनकी एक वीडियो डाली प्रॉपर 32 मिनट की, फिर ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे जो है आपके बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, बट जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो आसान हो क्या, मुश्किल क्या है ना।
तो ये टॉपिक जो है इसमें 4 हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ अर्थ, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ और मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ। इसके हमने 3 वीडियोज जो है बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, पहला है आपका बेसिक्स ऑफ अर्थ, जिसके अंदर हमने लैटिट्यूड वगैरह ये वाला कंसेप्ट किया है। फिर एक वीडियो स्पेशल टाइम जोन के ऊपर किया है विद न्यूमेरिकल्स। मैं गारंटी देता हूँ मेरे बैच का जो भी स्टूडेंट है, आप आंख मीच के कभी भी उसको टाइम जोन का क्वेश्चन दे देना, एक क्वेश्चन भी गलत उसका नहीं होगा, चाहे 10 क्वेश्चन करा लेना, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 है, इसके अंदर हमने सीजन फॉर्मेशन वगैरह सारा कराया है, डे और नाइट कैसे होती है इस तरीके से, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे आपका जस्ट अ सेकेंड, ये मेरी क्लासरूम की जो क्लासरूम जो हमने पढ़ाया है उसके कुछ स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिवोल्यूशन प्रॉपर सीजन फॉर्मेशन के बारे में सभी फैक्ट हमने कवर कराए हैं। फिर ये आपके सीजन 4 सीजन के बारे में बात हुई है, कौन कौन सी डेट जो है उसके बारे में बात की है। फिर ये आपका अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में बात की है, जो कंसेप्ट वाली जो चीज़ें थी ना कि अगर अर्थ का टिल्ट हट जाएगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस किए। साथ में टॉप ऑफ दैट हमने सभी एमसीक्यू जो आज तक जितने भी एग्जाम के मैंने नाम बताए हैं उनके एमसीक्यूज भी अपने लेक्चर्स में हमने कवर कराए, ठीक है। इस लेवल की मेहनत मैंने कोर्स बनाने में की है। तो बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से बोलते हैं कि सर आपके कोर्स की फीस 15,000 है, मार्केट में तो 5-5, 6-6 हज़ार के कोर्स देते हैं। दोस्तों मार्केट में आपको 5,000 का 3,000 का भी कोर्स मिल जाएगा, लेकिन इस लेवल की मेहनत आई डोंट थिंक सो किसी कोचिंग वाले ने आज तक की होगी। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे आके गर्दन पकड़ लेना अगर कोई ऐसा मिल जाए तो, ठीक है। उसके बाद ये आपके टॉपिक्स आते हैं, इसके अंदर आपका रॉक एंड मिनरल है। ये टॉपिक आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, अगर यहाँ पे मैं समझाने लगूंगा तो मोर देन 2 से 3 घंटे का जो है टाइम उसमें चाहिए, बट ये चीज़ें आपके बिल्कुल सामने हैं। अब इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें आप देखोगे टेबल है मेजर एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे जाओ एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है आपको कुछ नहीं करना, ये जो नाम दिए है ना ये चैप्टर्स के नाम है दोस्तों। जैसे कि आपका रॉक एंड मिनरल है जो वो 5वां चैप्टर आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में, ज्योमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो 6ठा है, लैंडफॉर्म जो है वो 7वां चैप्टर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो वो 8वां चैप्टर। हाँ ये हो सकता है चीज़ें समझने में थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल रहे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, जैसा कि आपको फॉर एग्जाम्पल ये है। अब हाँ एक और चीज़ है, सेल्फ स्टडी में दिक्कत क्या आती है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप मान लो ये दिक्कत जनरली ज्योग्राफी में तो खासकर आती है, क्योंकि यार जब तक आपको कोई बैठ के समझाएगा नहीं ना चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपको जनरली समझ में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल लैंडफॉर्म आप पढ़ रहे हो, पूल है, सिंक होल है, लेपीज है, लाइमस्टोन है, उसके बाद आपका ब्रेडेड चैनल है, ठीक है, पोर्ट होल क्या होते हैं, प्लंज पूल क्या होते हैं, रिवर टेरेस, मेंडर, ये सब जब तक आप उनको प्रैक्टिकली नहीं देखोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। लेट मी शो यू अ वेरी स्मॉल क्लिप, जिसके अंदर आप देखो कि मैंने लेक्चर्स में किस तरीके से पढ़ा है, आपको दिखाता हूँ। वैलीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वैलीज की एक वीडियो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। बेसिकली क्या होता है, माउंटेन्स में अगर आप गए हो तो इस तरीके से दोनों साइड आपके माउंटेन रहेंगे गाइस, ठीक है। ये आपके एक साइड ये वाला माउंटेन है आपका इस तरीके से, और दूसरे वाला माउंटेन ये है, बीच से जो है आपकी नदी इस तरीके से बहती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से जो है वी शेप का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है पानी की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि यहाँ से जो पानी आपका फ्लो कर रहा है, इसका वाटर का इतना फ्लो है, आज जो इसकी हाइट जो है, मान लो ये वाला एक अल्टीमेट पॉइंट इसका लगा के चलता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एक पहाड़ का मैंने बेस पॉइंट ले लिया, यहाँ से लेके वाटर जिस लेवल फ्लो कर रहा है, मान लो ये है आपका यहाँ पे, जस्ट अज्यूम कि ये 100 मीटर के ऊपर फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आने वाले 20, 30, 50, 100 साल के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है ना और नीचे चला जाएगा, और अल्टीमेटली जो 100 मीटर है इससे बढ़ के 105 मीटर, 102 मीटर ऐसे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कटिंग करती चली जाएगी। इसको हम वर्टिकल इरोजन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा जब एक रिवर यूथ स्टेज में होती है तो वो वी शेप वैलीज के थ्रू जो है पास करती है। वी शेप वैली का मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे साइडों में जो माउंटेन्स हैं ना बहुत ही हाई पिक्स पे हैं, इधर वाले माउंटेन्स भी हाई पिक्स पे हैं और इधर वाले माउंटेन की हाइट जो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से मेरी उंगली की तरह देखना, ये इसको इधर मिलाइए यहाँ पे और इधर वाले माउंटेन को इधर मिलाइए, इसके बीच से जो है इस तरीके से रिवर पास कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं वी शेप वैलीज। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो रिवर जो यहाँ से जा रही है ये आज से कुछ हज़ारों साल पहले इसका जो फ्लो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा ऊपर था, और ऊपर से नीचे वाली कटिंग को हम वर्टिकल इरोजन बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा किस तरीके से हम लेक्चर में अपना जो है सिलेबस कवर करते हैं। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं दोस्तों। इसी में आपका नेक्स्ट आपका जो है मिसलेनियस का मैंने यहाँ पे अगेन डाला हुआ है। ये जो टॉपिक है ये आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हाई लेवल पे दिया है, लेकिन पहले आपको जो है 6ठी क्लास की ही एनसीईआरटी में आप जाके देखो, मेजर प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और जेट स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है वो आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, बिल्कुल सिंपल। डोल्ड्रम क्या होता है, रोरिंग फोर्टीज क्या होता है आपका, ठीक है, डोल्ड्रम की स्पेसिफिकेशन क्या होती है। मोर देन 20 से 30 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हैं दोस्तों। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पे भरोसे बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करो। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे, लाइन में लगे हुए सारे के सारे चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से ही टॉपिक निकाले हैं ये। उसके बाद ये आ गए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है आपका ओशन करंट एंड इट्स टाइप, ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया आपका 250 में से एक टॉपिक है ओशन करंट एंड इट्स टाइप। इसके जो है क्वेश्चन आपके आ गए यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, द गल्फ स्ट्रीम इज ये करंट कौन, वो करंट ये वो। उसके बाद ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट मिक्सेस विद द लैब्राडोर करंट। ये जो है इस डायग्राम के बेसिस पे जो है, अब दिक्कत क्या है, खुद से आप पढ़ोगे तो इतना क्लियर कट जो है इसमें चीजें नहीं दी हुई हैं कि यार ओशन करंट आप देख के रट सकते हैं उनको चीजों को, तो बढ़िया है, देखो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अपने कोर्स में स्पेसिफिकली इस पूरे टॉपिक के ऊपर जो है एक 33 मिनट का जो है वीडियो बनाया। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो बना दिया, ट्रिक्स भी उसके अंदर बताइए, आपको भी बता देता हूं ताकि आपको पता चले, कम से कम 2 नाम तो आज याद रख सको आप, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 नाम है, क्यूरोशियो है, एक ओयोशियो है, ठीक है। क्यूरोशियो जो है आपका वो एक वार्म करंट होता है दोस्तों, ठीक है। वार्म करंट कैसे होता है, ये इक्वेटर वाली साइड से जो है आपका ऊपर की तरफ जो है ड्रिफ्ट होता है, और ओयाशियो जो है वो पोलर साइड से जो है नीचे आता है, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे, देखो जब भी कोई रोता है तो आदमी थोड़ा ना गमगीन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बॉडी भी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो क्यू रोया, क्यूरोशियो मतलब क्यू रोया, क्यों रोया से आप याद रख सकते हो, जब आदमी कोई रोता है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दूसरा है आपका ओयाशियो, ओयाशियो करंट जो है आपका एक कोल्ड करंट है। कैसे याद रखोगे आप, जब भी हम पार्टी वार्टी करनी होती है तो हम ओयो होटल भागते हैं सीधा, है ना। वहां पे जाके आप क्या करते हो, पार्टी करते हो, ड्रिंक्स करते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप। तो कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, ठंडी होती है ना, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, हमें आइस चाहिए। तो ये आप कोल्ड करंट के तरीके से इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। और भी काफी सारी ट्रिक मैंने इन वीडियोज में डाली, डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला टॉपिक आ जाता है। ये वही टॉपिक है जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये पूरा का पूरा चैप्टर देखो कितना बड़ा सिलेबस है, सिर्फ 2 फोटोज के अंदर कवर किया है मैंने सारा का सारा, ठीक है। फिर आपका फिजियोग्राफी आ गया, पेनिनसुलर ये वो, हिमालयन रिवर, ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका देखो, अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, बारालाचाला, शिपकिला, जेलेपला, बोमदिला, ठीक है। मतलब कहने का क्या है ना, एनसीईआरटी जो बनी है वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी की बुक बनाई गई है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं यार एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसमें आपको नाम तो दे दिए सारे, बोलान, शिपकिला, नथुला, बोमदिला, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनसे क्वेश्चन आ जाएगा, अब आप कैसे इस क्वेश्चन को नॉर्थ से साउथ लगा दोगे, इसमें तो आपको नाम तो पता चल गया, चलो कि ये माउंटेन पास है, शिपकिला है, बोलान है, बोमदिला है, नथुला है। नॉर्थ से साउथ कैसे लगाओगे, दिक्कत तो ये है, या तो आप इतनी मेहनत करना जानते हो कि भाई आपने नाम पढ़ा बोलान, जाके गूगल में सर्च करो बोलान, जाके सर्च करो शिपकिला कहाँ पे, जाके सर्च करो नथुला कहाँ पे, जाके सर्च करो बोमदिला कहाँ पे है, ठीक है, तब तो है बेस्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें भी आपको प्रॉपर अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे, इस लेवल की मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। इसका मैं एक डेमो दिखाता हूं जो हमने तैयार किया है, वो ये देखो। नेक्स्ट पे आ जाओ दोस्तों, इधर देखो, ये आपका है मैच द लिस्ट 1 and 2 टाइप ऑफ प्लेन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेन, भाबर, भांगर, खादर एंड डेल्टा। ये जो है आपके प्लेन्स के टाइप हैं और ये जो है इनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। टॉपिक आपका एनसीईआरटी का ही है। कहाँ पे मिलेगा सिलेबस में, यहाँ पे आ जाओ, दिख रहा है आपको, यहाँ पे इधर देखो, इधर सारे के सारे इन्हीं के अंदर आपको जो है टॉपिक मिलेगा देखने को। फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया में जो है आपको देखने को मिलेगा। प्लेन्स वाला देखो टॉपिक कहाँ है, यहाँ पे द ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन का सब टॉपिक है भाबर, तेराई, भांगर और खादर। इनको जब आप अच्छे से पढ़ोगे बुक्स के अंदर तो आपका क्लियरली सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से आपका आया मिलेगा। ये नाम है अपने भाबर, भांगर, तेराई और खादर, डेल्टा, ये सब पढ़े, ये इनकी स्पेसिफिकेशन है, बुक के अंदर दी हुई, आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी है, डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर ब्लॉक दिया हुआ है आपका चैप्टर के अंदर से, डायरेक्टली यूं क्वेश्चन उठा के डाला इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, सॉइल है, इन सबके हमारे पास भर भर के पता नहीं कितने क्वेश्चन है, सब मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता एज अ प्रूफ, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इन बातों पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी जनरली बहुत सारे लोग आप में से अवॉइड करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ह्यूमन ज्योग्राफी और 12th वाली जो दोनों एनसीईआरटी उनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, द शेप ऑफ पिरामिड इन इंडिया इज, ये आ गया आपका टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज द इंडिया एट प्रेजेंट, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, आपकी बुक का टॉपिक है, देखो दिखाता हूं आपको, जाओ वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले चैप्टर पे जाओ, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिया हुआ है वहां पे। जब तक आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कंसेप्ट नहीं पता होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपका, ठीक है। और आपके ही एग्जाम से है, देखो सीपीएफ 2010 का क्वेश्चन है, सीपीएफ 2011 का क्वेश्चन है, और 11th क्लास जो 12th क्लास की इंडिया फिजिकल वाली जो 12th क्लास की जो आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक है उसके अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ।
CPF 2020 में पूछा था नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मिल्पा, लदांग, रोक्का, मसोल, कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द झूम कल्टीवेशन इन इंडिया इज आर करेक्ट। दो क्वेश्चन दिए हैं आपके, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से इनको जाना जाता है। ये वाला जो है, ये वाला आपका 10th के एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, जो बोलते हैं ना टॉपर्स आपको कि 10th और 6ठी से 10वीं का कंटेंट 11th और 12th में दिया हुआ है, वो इसके बेसिस पे बोलते हैं कि यार ये वाले नाम तो सारे यहाँ पे दे ही रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही दे रखा है, बट कुछ चीज़ें हैं ऐसी, नो डाउट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, ये सब जो है आपके बुक के बेसिस पे ही है, आपको करना है, ठीक है। आ गया मैच द लिस्ट वन विद द 2 रीजनल ब्लॉक दिए हैं, उनके हेडक्वार्टर दिए हैं, एशियान, CIS, EU, ओपेक, आपके बुक के अंदर टॉपिक दिया है, जाके सर्च करो। इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एशियान, CIS, EU, लिया, नाफ्टा, ओपेक, साफ्टा, ठीक है, सब दिया हुआ है यार, सब कुछ दिया हुआ है बुक्स के अंदर। आप लोगों की गलती है, आप या तो फॉलो उनको करते हैं जिनको खुद नहीं पता कुछ, ठीक है, या फिर आप कंजूस हैं, या फिर आप माइजर हैं मेहनत करने के मामले में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर इज नोन एज द पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज दिस क्वेश्चन केम थ्राइस। CAPF 2020 के अंदर आया है, CISF AC LDC एग्जामिनेशन 2022 के अंदर आया, जाके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन पोर्ट ऑफ कॉल आया हुआ है। आपको लगेगा यार पोर्ट ऑफ कॉल ये क्या होता है, ठीक है, आप बुक तो पढ़ते नहीं हो, आप आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, जाके देखो कहाँ पे है, देखो पोर्ट एंड इट्स टाइप, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर दिया है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियलाइजेशन, इनलैंड पोर्ट, आउटलैंड पोर्ट, ऑयल पोर्ट, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। इस बार पोर्ट ऑफ कॉल पूछ दिया, नेक्स्ट बार पैकेट स्टेशन पूछ लेंगे, एंट्री पास पूछ लेंगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे आप क्वेश्चन। रीजन बिंग बुक तो आप पढ़ते ही नहीं हो, आपको इधर उधर भागना है नोट्स के पीछे, बुक पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आगे इंडिया इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ से है डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो इसमें जाके 12th क्लास की एनसीईआरटी है, यहाँ पे लिखे मिलेगा आपको लैंग्वेज वाला, ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है, टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना। इस टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, ये नहीं सिर्फ, एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन आपके वेरियस एग्जामिनेशन, CAPF, CDS, NDA, उसके बाद अलग अलग एग्जाम में आया है। तो CAPF 2020 में पूछा गया था डार्डिक लैंग्वेज वाला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल वगैरह ये सब है। देखने में आपको बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा होगा, बट बिलीव मी बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ऑफिसर बनना, आप खुद सोचो ना, 150, 130, 135 जो भी है आपकी कंपनी है, उन आदमियों का आपको सरदार बनाया जाएगा, तो सरदार में कुछ तो चीज़ देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना किसी को बना देंगे। अब बात आती है दोस्तों, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे अब तक आपके दिमाग में ना बिल्कुल फ्यूज उड़ गए होंगे आपके कि यार ये आज हमने क्या देख लिया, ठीक है। बट दोस्तों बिलीव मी, सच्चाई यही है। आई डोंट थिंक सो कि इतना डीप में जाके किसी ने आज तक कोई वीडियो बनाया होगा, और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, एटलीस्ट जो बच्चे गुमराह हैं, जो बच्चे फेल होते हैं, आपको पता है बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आता है कि सर मेरे 130 नंबर है बट मैं फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, सर मेरे 120 नंबर हैं, मैंने 3 बार अटैम्प्ट दे लिया, सर मेरे 120 से ज़्यादा नंबर आते ही नहीं है। उसका रीज़न यही है दोस्तों, आपको एक्चुअल में जो चीज़ करनी है ना, वो कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि करें क्या, एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैं सारे ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है, चूज वाइजली, राइट। चलिए सबसे पहले सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सेल्फ स्टडी करो, सिलेक्शन आपका 500% होगा। लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। पहला, जो सिलेबस का PDF मैंने आपको बताया है उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। पेन मार्क करते चलो, टॉपिक पढ़ा, बुक में मार्क किया, उस टॉपिक को मार्क कर दो, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने टॉपिक पढ़ लिया है। पूरे टॉपिक जितने भी हैं सबको कवर कर दो, उसको सिर्फ कवर नहीं करना है, उसको रिवाइज भी करना है भाई, क्योंकि पेपर के टाइम पे ना जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे बहुत ज़्यादा वो होगा। सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है यहाँ पे, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, डिफेंस, कितने सब्जेक्ट हैं, तो कम से कम रिविजन भी आपको करनी पड़ेगी। एक चीज़ मेक श्योर कर लो, या तो तैयारी खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है खुद से करने में भी, बट ये नहीं होना चाहिए अभी तैयारी खुद से करने लगे 20-30 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद सोच रहे हो यार कोई कोचिंग ही ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या पता कुछ हो ही जाए। ये वाली जो अप्रोच है ना, ये मुझे बहुत गलत लगती है, ठीक है। करना है पूरा एग्जाम की तैयारी करो, खुद से करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं आपकी पूरी करके दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है। आपको सिलेबस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, PYQ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, स्टडी फंड ऐप पे जाकर डाउनलोड कर लो, करंट अफेयर चाहिए वो आपको फ्री मिल जाएंगे, क्या चाहिए आपको ये बताओ, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करो कि अभी आप सेल्फ स्टडी करने लग गए, मोटिवेशन हाई है, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद आपको लगे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो कोई कोचिंग ही ज्वाइन कर लेता हूँ। कोचिंग भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आपको लगता है कि हम फ्रॉड हैं, आपको लगता है हम आपको लूट रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। आपको लगता है कि हम आपके लिए सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरा एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है,
एक चीज मेक श्योर कर लेना, जो सिलेबस का पीडीएफ मैंने आपको दिया है ना, अपनी तरफ से नहीं बनाया मैंने, वो एनसीईआरटी का ही सिलेबस मैंने निकाला है, टॉपिक्स की एक लिस्ट तैयार करके आपको दी है। एक चीज ये मेक श्योर कर लेना, जिस भी कोचिंग पे आप जा रहे हो उनसे पूछ लो कि सर ये वाला सिलेबस है मेरा, पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, ठीक है। अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ हाँ कवर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है भाई, जब इतना कोई करा के आपको दे रहा है तो क्या दिक्कत है, कर लो ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कोचिंग में भी आपने पैसे भर दिए। हाँ एक चीज़ और, कभी भी ना ये सोच के कोचिंग ज्वाइन मत करो कि यार ये बंदा तो सस्ता दे रहा है तो इसका कोर्स अच्छा होगा, ये वाला महंगा दे रहा है तो लूट रहा है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू जो होती है ना, वो उसके कंटेंट के ऊपर होती है। आईफोन एप्पल का 1 लाख का क्यों है, उसके अंदर वैल्यू है, 5 साल यूज़ करो आप, खराब ही नहीं होगा। एंड्रॉयड 10,000 का क्यों आता है, यही रीज़न है कि वो 1 साल के बाद आपको नया लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वो चीज़ है, कोचिंग ज्वाइन करो, स्टडी फंडा को बेशक गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और ज्वाइन कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम सिर्फ इतना सा है, आपको ये बताना क्लियर कट कि चीज़ें कैसे होंगी, वो मैंने आपको बता दी है। सिलेबस का पीडीएफ आपके सामने है, खुद से करो, द बेस्ट है। कोई कोचिंग ज्वाइन करना है, स्टडी फंडा का नहीं करना है तो ये कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टडी फंडा का करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है क्लियरली। फीस 15,000 की इसमें, पर ऑफर वगैरह मिल जाएंगे आपको, डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। 11 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन करता है तो। इसके अंदर मिलेगा क्या क्या आपको, ये चीज़, पहली चीज़ तो जो भी सिलेबस का पीडीएफ आपको दिखाया है ना, वो सारा सिलेबस आपका करवाया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। उसके अलावा भी जैसे वो 2 फोटो मैंने आपको दिखाई दी, पूरी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट फोटोज आपके लिए तैयार की जा रही हैं, वो आपको मिलेंगे एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए, डोंट वरी, ठीक है। तो ये बैच है, सब कुछ इसमें पढ़ लेना, कोई भी डाउट आए व्हाट्सएप पे जाके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसा आपको लगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे इसकी पीपीटी बनाने में लगे हैं। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अब ये मत बोलना कि हाथ जोड़ के लाइक करवा रहे हैं, ठीक है, बट मेहनत को देख के आप कर सकते हो। कमेंट करो कोई भी अगर आपका डाउट है तो, ठीक है। और जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन किया है, क्या आपको इस लेवल का पढ़ाया गया है वहाँ पे या नहीं पढ़ाया गया है। अगर पढ़ा रहे तो मैं देवता आदमी मानता हूँ ऐसे इंसान को जो इतना सिलेबस करा रहा है आपका, क्योंकि जेन्युइनली एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इतना सिलेबस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो लेक्चर का क्या है, कोई कुछ भी दे दे कंटेंट में, ना क्या फर्क पड़ता है, राइट। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद।